दोस्तों, मोदी सरकार 4 नए लेबर लॉ लेकर आई है और ये कानून ऐसे हैं जो देश की एक बड़ी आबादी को शोषण की तरफ धकेल देंगे। इन कानूनों के तहत 4 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। पहला, आपकी जॉब सिक्योरिटी अब आप खत्म समझिए। जब मर्जी नौकरी पे रखा जा सकता है, जब मर्जी नौकरी से निकाला जा सकता है। दूसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूनियन के जरिए जो आप अपने एम्प्लॉयर से बातचीत करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, उसका स्कोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूनियंस बहुत कमजोर हो जाएंगी। तीसरा, आपकी जेब में हर महीने जाने वाली तनख्वाह अब कम हो जाएगी, आपकी ग्रेचुटी कम हो जाएगी। और चौथा दोस्तों, इन कानूनों का असर जहां एक तरफ सारे इंप्लॉइज पर बहुत बुरा पड़ने जा रहा है, उसी में महिलाएं जो है, जो महिला इंप्लॉइज है, जो महिला कर्मचारी है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा घातक असर जो है इन कानूनों का पड़ेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो जान लें कि हुआ क्या है। पुराने करीब 29 लेबर लॉज को खत्म करके उनकी जगह 4 नए लेबर कोड लाए गए हैं और इनको नाम दिया जा रहा है कि हमने लेबर लॉ में रिफॉर्म कर दिया, सुधार कर दिया है। हाँ, सुधार तो किया है, लेकिन सुधार किसके लिए किया है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं वो इन कानूनों की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो वर्किंग क्लास है, जो ट्रेड यूनियंस है, वो इनका विरोध कर रही है। आज जब मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए इन 4 बड़े घातक बदलावों को रखूंगा तो आपको खुद साफ हो जाएगा कि ये सुधार, ये रिफॉर्म्स किसके लिए किए गए हैं। दोस्तों 4 चैप्टर में अपनी बात को रखूंगा। दोस्तों पहला बड़ा बदलाव, पहला घातक बदलाव छटनी का यानी रिट्रेंचमेंट का। कितनी ही गिनती के एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को उद्योग से अब काम से एकदम से निकाला जा सकता है। पहले प्रोविजन ये थी कि अगर किसी उद्योग में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं तो निकालने से पहले, रिट्रेंच करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। ये परमिशन वाला जो क्लॉज था अब इसको खत्म कर दिया गया है। परमिशन की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर किसी उद्योग में 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज, 300 से ज्यादा कर्मचारी अगर काम करते हैं। अगर किसी उद्योग में 299 यानी कि 299 एम्प्लॉयज भी काम करते होंगे तो किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर जब चाहे 100, 200, 250 एम्प्लॉयज को एक साथ निकाल सकता है। आप काम पर गए, रात को छुट्टी की, सुबह जब दोबारा काम पर आए तो गेट पर आपको एक नोटिस लगा मिला कि ये लिस्ट है, इन एम्प्लॉयज को अब फैक्ट्री में आने की जरूरत नहीं है, इनका हिसाब किताब इनके खाते में डाल दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि किसी भी वक्त कितनी भी गिनती को कंपनी से निकाला जा सकता है। यानी हायर एंड फायर का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से एम्प्लॉयर्स के फेवर में उसको कर दिया गया है। जॉब सिक्योरिटी इससे अब आप खत्म ही समझिए। जॉब सिक्योरिटी पर एक और जो प्रहार है वो किया गया है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के जरिए, FTE यानी कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। इसके जरिए क्या है कि जब पहले जॉब पे हम लगते थे, कहीं काम पे हम लगते थे, तो एक बार आप जॉब पे लगे तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके जरिए अब एम्प्लॉयर को ये छूट है कि वो एक फिक्स्ड टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट पे लोगों को रख सकता है, वर्कर्स को रख सकता है। और ये जो टर्म है इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं है। ये दिन भी हो सकता है, कुछ हफ्ते भी, कुछ महीने भी, 1 साल भी, 6 महीने भी, यहाँ तक कि 6 दिन भी। और कितने वर्कर्स को इस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत रखा जा सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है। मतलब यह है कि आप एम्प्लॉयर जो है पूरा का पूरा स्टाफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के जरिए रख सकता है, जिसमें सारे कर्मचारी, सारे एम्प्लॉयज सिर्फ कुछ तयशुदा सीमा के लिए ही काम पे रखे जाएंगे। रिटायरमेंट वाला हिसाब था तो इससे अब आप खत्म ही समझिए। इसका असर यह होगा कि हर वक्त हर एम्प्लॉय, हर वर्कर एक खौफ के नीचे जी रहा होगा। नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हर वक्त इस बात का खतरा रहेगा कि पता नहीं साल बाद मेरी जो फिक्स टर्म है वो रिन्यू होगी या नहीं होगी। और ऐसे खतरे में जीने वाले जो जो एम्प्लॉयज हैं, ऐसे डर के साए में जीने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उनका शोषण करना बहुत आसान किसी भी कंपनी के लिए हो जाता है। पूरी तरह से कच्ची नौकरी हो जाएगी, परमानेंट जॉब जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ किसी तरह का इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट और प्रमोशन साल बाद होते हैं। जब साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा तो ना कोई इंक्रीमेंट, ना कोई प्रमोशन। तो कुल मिलाकर सैलरी भी जो है जो जेब में वो कम जाएगी। हाँ, कहा यह जा रहा है कि ग्रेचुटी आपको 1 साल बाद मिल जाएगी। ग्रेचुटी दोस्तों पहले 5 साल लगातार काम करने के बाद मिलती थी। अब इसमें इस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि आपको ग्रेचुटी 1 साल के बाद ही मिल जाएगी। लेकिन ग्रेचुटी के जरिए जो पॉकेट पे जो डाका डाला गया है, ग्रेचुटी को जो कम कर दिया गया है, उसके बारे में इस वीडियो के मैं आखिर में आपको बताऊंगा। इस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के जरिए दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर रखने की जरूरत भी नहीं है। जितने मर्जी चाहे एम्प्लॉयर फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉय रख सकता है। और आप इस बात को समझिए कि जो लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर होंगे, जिनको पता है कि 6 महीने बाद, साल बाद हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा
और इस डर में काम कर रहे होंगे पता नहीं रिन्यू होगा या नहीं होगा, वो लोग कभी भी यूनियन नहीं बना पाएंगे। वो लोग हमेशा डर के साए में रहेंगे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। उनको डर रहेगा कि अगर मैंने यूनियन बनाने की कोशिश की या बनी हुई यूनियन का मैंने सदस्यता लेने की कोशिश की तो ऐसा ना हो कि मेरा जो टेन्योर है वो रिन्यू ही ना हो। ऐसे में दोस्तों लीगली एम्प्लॉयड होंगे लेकिन परमानेंटली इनसिक्योर होंगे। पहले ये जो फिक्स टर्म है या कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर है कि कुछ महीने कुछ साल के लिए काम पे रखना है, वो सिर्फ जो नॉन रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है उसी में अलाउड थे। जो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है उसमें रेगुलर वर्कर ही रखे जाते थे। लेकिन इस नए कानून के जरिए अब रेगुलर नेचर ऑफ वर्क में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयज भी रखे जा सकते हैं। आप जो एम्प्लॉयर है वो 6 महीने काम करवाए, साल काम करवाए, 2 साल काम करवाए और उसके बाद उनको घर भेज दे। तो दोस्तों ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और रिट्रेंचमेंट की जो सीमा बढ़ाई गई है 100 से 300 किए गए हैं, इसके जरिए देश की एक मासिव पॉपुलेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमेशा हमेशा के लिए एक कांस्टेंट फियर में रहेंगे कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। एम्प्लॉयर किसी वर्कर से डिससेटिस्फाइड हुआ, उसको निकाला जा सकता है। किसी एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर से ऊंची आवाज में बात कर ली, अपने हक की कोई डिमांड कर ली, उसको भी निकाला जा सकता है। राइट टू सिक्योर जॉब इन कानूनों के बाद अब बिल्कुल खत्म ही समझिए। हमारा देश दोस्तों 78th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी इस साल मना रहा है। 78 साल बाद आजादी के, क्या तो हमें राइट टू वर्क मिलना चाहिए था। लिविंग वेज हमारे लिए जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए थी। वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी मैनेजमेंट में। हाँ, ये आपको सुनने में हैरान लग सकता है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसका प्रोविजन है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, वो इस बात की कोशिश करेगी कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन बढ़े मैनेजमेंट में। लेकिन यहां मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन तो क्या बढ़नी थी, एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन थी, जो लगातारता थी, जो रेगुलर उसने काम करना था अपनी रिटायरमेंट की एज तक, उसको ही खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों 3 कैटेगरी जो है वर्कर्स की एक इंडस्ट्री में जो आप हमें देखने को मिलेगी। छोटी गिनती उन वर्कर्स की होगी जो रेगुलर हैं, जो पुराने काम करते आ रहे हैं, और एक बड़ी गिनती होगी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज की, और तीसरी गिनती होगी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की। तो जहां पर 3 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स किसी उद्योग में काम करेंगे, उनमें कभी भी यूनिटी नहीं हो पाएगी। एक दूसरे के ऊपर क्या बीत रहा है, क्या किसकी समस्याएं हैं, क्या किसकी प्रॉब्लम है, इससे दूसरे ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है अब। और इसका रिजल्ट ये होगा कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर थी एम्प्लॉयज के पास, वर्कर्स के पास, वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। अभी हमारा जो है पहला चैप्टर ही चल रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कि जिस भी उद्योग में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, वहां पर एक रिटन सेट ऑफ रूल्स जो है गवर्नमेंट से सर्टिफाइड, वो एम्प्लॉयर ने लगाने हैं। इन रिटर्न सेट ऑफ रूल्स में या कंपनी की जो है वो टाइमिंग, उनके वर्किंग आवर्स, लीव की पॉलिसी, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होगा, क्या काम करने पे कौन सी सजा मिलेगी, क्या क्या गलत काम करने पर डिसमिसल होगा। एक तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है एक उद्योग में, एक इंडस्ट्री में, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो मन मर्जी से किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना ले पाए। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, इंक्वायरी का तरीका, टाइमिंग, लीव्स, कितनी छुट्टियां मिलेंगी साल में, ये सब कुछ एक रिटर्न सेट ऑफ रूल्स में दिया जाता है। इनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। ये मैंडेटरी थे अब तक जिस इंडस्ट्री में 100 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयज काम करते हों, लेकिन इसका भी थ्रेशोल्ड बढ़ाकर अब 300 से ऊपर कर दिया गया है। मतलब ये कि जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में 300 से कम एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, वहां पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। मतलब जो रिटर्न सेट ऑफ रूल्स थे उनकी जरूरत नहीं है। ऐसे में होगा क्या, एम्प्लॉयर अपनी मन मर्जी करेगा, वो जो चाहेगा, जब चाहेगा टाइमिंग चेंज करेगा, जब चाहेगा शिफ्ट की टाइमिंग चेंज करेगा, जब चाहेगा लंच का टाइम ऊपर नीचे कर देगा, जब चाहेगा टी ब्रेक का टाइम ऊपर नीचे कर देगा, छुट्टियों का जो प्रोसीजर है उसमें बदलाव कर देगा। क्यों? क्योंकि अब कोई बाइंडिंग सेट ऑफ रूल्स, सर्टिफाइड सेट ऑफ रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर मन मर्जी का जो व्यवहार है एम्प्लॉयज के साथ, उसकी पावर जो है एम्प्लॉयर को मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वो एक मैनेजमेंट के जो आर्बिट्रेरी, जो मन मर्जी है, उसके ऊपर रोक लगाते थे। ये रोक इन कानूनों के आने के बाद अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये था हमारा दोस्तों पहला चैप्टर वीडियो का, जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि कैसे नए कानूनों के आने के बाद अब पक्की नौकरी तो आप खत्म ही समझिए, जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा हमेशा के लिए अब एम्प्लॉयज की किस्मत का हिस्सा बन चुकी है इन कानूनों के जरिए। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम यूनियन को लेकर, ट्रेड यूनियन को लेकर, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर। किसी भी उद्योग में दोस्तों जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके पास एक ताकत हमेशा रहती थी कि अगर उनके साथ कोई समस्या चल रही है,
किसी मैनेजमेंट के किसी स्टेप से लेकर वो परेशान है, कोई डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है, उनको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कम मिल रही है, तो वो इकट्ठे होकर कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते थे, अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते थे अपनी यूनियन के जरिए। लेकिन इन नए कानूनों के जरिए ट्रेड यूनियंस को कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसीजर है उसको भी बहुत कमजोर कर दिया गया है। तो दोस्तों, इन नए कानूनों के जरिए किया यह गया है कि किसी उद्योग में सिर्फ वही यूनियन मान्य होगी जिसके पास उस उद्योग के वर्कर्स की 51% मेंबरशिप होगी। अगर किसी के पास इससे कम की मेंबरशिप है तो मैनेजमेंट उससे बात तक नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट से कोई यूनियन बात करेगी तो वही यूनियन करेगी जिसके पास 51% से ज्यादा की मेंबरशिप है। पहले ऐसा नहीं होता था। 7 लोग चाहिए यूनियन बनाने के लिए। अगर 7 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो यूनियन बनाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो जानते हैं कि किसी कंपनी में यूनियन बनाना कितना मुश्किल होता है। रजिस्ट्रेशन पहले की जाती है, मेंबरशिप बाद में ली जाती है, क्योंकि जैसे ही पता लगता है किसी एम्प्लॉयर को, किसी मैनेजर को कि मेरी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में जो है यूनियन बनने जा रही है, तो वो लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देता है। जो लोग काम करते हैं वो इस बारे में जानते हैं। तो 7 मेंबर चाहिए असल में तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, मेंबरशिप उसके बाद होती है। लेकिन अगर मेंबरशिप 51% तक ना पहुंची तो मैनेजमेंट उस यूनियन से बात तक नहीं करेगी, उनकी कोई भी डिमांड हो उनको नहीं सुनेगी। ऐसे में होगा यह कि मान लीजिए किसी बड़े उद्योग में एक बड़ी यूनियन तो है लेकिन वो प्रो मैनेजमेंट है, और ऐसे में कुछ वर्कर कोशिश करें कि अब हम एक नई यूनियन बनाएंगे, तो वो जो नई यूनियन बनाएंगे पहली बात तो बना नहीं पाएंगे। उसका एक रीजन तो मैंने ऊपर बताया कि हमेशा जो वर्कर हैं वो इसी डर के साए में जिएंगे, कहीं हमारा जो फिक्स टर्म का एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर है रिन्यू पता नहीं होगा या नहीं होगा, या ऐसा ना हो कि बाहर जो है गेट के बाहर कल को नोटिस लग जाए उसमें मेरा नाम आ जाए कि कल से मत आना। एक तो इस डर के साए में रहेंगे, इस वजह से वो यूनियन नहीं बनाएंगे। दूसरा ये कि अगर यूनियन बना भी लेंगे तो उनकी मेंबरशिप जो है वो कम रहेगी, 51% से तो कम ही रहेगी। तो ऐसे में अगर वो यूनियन बना भी लेते हैं, मेंबरशिप ले भी लेते हैं, तो मैनेजमेंट उनसे बात नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर न्यू यूनियन का स्कोप तो दोस्तों इससे आप खत्म ही समझिए। इसमें एक प्रोविजन और डाल दी गई है कि अगर किसी उद्योग में मान लीजिए 2 या 3 यूनियंस हैं और सभी की मेंबरशिप 51% से कम है, तो सभी यूनियन से जो है वो मेंबर लिए जाएंगे और एक काउंसिल बना ली जाएगी। मैनेजमेंट बनाएगी इस काउंसिल को, और मैनेजमेंट जो है फिर उस काउंसिल से बात करेगी। और हम इस बात को जानते हैं कि काउंसिल वो ताकत नहीं दिखा पाएगी, वो फैसले नहीं ले पाएगी जो एक ट्रेड यूनियन ले सकती है। और जहां पर अलग अलग छोटी छोटी ट्रेड यूनियंस होगी वहां पर मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करेगी कि इन ट्रेड यूनियंस को आपस में लड़ा के रखा जाए, इनको डिवाइड एंड रूल किया जाए। काउंसिल कभी भी यूनियन की तरह काम नहीं कर पाएगी, और ऐसे में मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो यूनियंस को आपस में उनके साथ खेलने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में मैनेजमेंट जो है उसी यूनियन से बात करेगी जो प्रो मैनेजमेंट होगी। जो प्रो वर्कर यूनियन होगी मैनेजमेंट उसको इग्नोर कर देगी। और दोस्तों, किसी उद्योग में अगर बहुत बड़ी गिनती में फिक्स टर्म एम्प्लॉइज होंगे वहां तो यूनियन बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुश्किल तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उन एम्प्लॉइज को पता है कि जैसे हम यूनियन बनाने की कोशिश करेंगे, मैनेजर को पता लगा, एम्प्लॉयर को पता लगा, हमारा जो टेन्योर है वो एक्सटेंड नहीं होगा और हमारा जो रोजगार चल भी रहा है वो खत्म हो जाएगा। एक जॉब इनसिक्योर एम्प्लॉय यूनियन बनाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता है, वो अकेला रहेगा और अपनी किस्मत के ऊपर रोता रहेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यूनियन से जुड़ा हुआ इशू है भी स्ट्राइक्स को लेकर। पहले मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज की बात नहीं मानता था तो वर्कर्स के पास एक हथियार होता था, बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट का, वो था स्ट्राइक का, हड़ताल करने का, काम बंद करने का। कानूनी प्रोविजन थी इसकी, और ऐसी कोई मैंडेटरी कोई प्रोविजन नहीं थी कि आपको स्ट्राइक करने से पहले कुछ दिन या 1 या 2 दिन का नोटिस देना होगा। लेकिन इन नए कानून के जरिए अगर एम्प्लॉइज वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे जाना चाहते हो तो उनको 14 दिन का नोटिस पहले देना होगा। पहले इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर एम्प्लॉइज स्ट्राइक करने से पहले 14 दिन का नोटिस देंगे तो इन 14 दिनों को जो एम्प्लॉयर है वो स्ट्राइक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वर्कर्स को डराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वर्कर्स के लीडर्स को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी होगा तो उसके पास एक इंतजाम और है, कंसिलेशन प्रोसीडिंग। इन कानूनों के जरिए दोस्तों ये भी एक प्रोविजन डाल दी गई है कि अगर स्ट्राइक जो स्ट्राइक का नोटिस दिया गया है, अगर उन 14 दिनों के अंदर अंदर एम्प्लॉयर कंसिलेशन प्रोसीडिंग में चला जाता है, मतलब एएलसी के पास जाकर एक चिट्ठी लगा देता है कि जी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, हमारी सुलह करवाई जाए, तो तब भी वर्कर जो है स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगी। और दोस्तों, ये कंसिलेशन प्रोसीडिंग 6 महीने भी चल सकती है, 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है। तो पहली बात, स्ट्राइक इस वजह से नहीं हो पाएगी कि 14 दिन का नोटिस देना है।
और अगर 14 दिन का नोटिस देने के बाद अगर स्ट्राइक करने की कोशिश भी करेंगे, उससे पहले एम्प्लॉयर जो है कैंसिलेशन प्रोसीडिंग शुरू करवा देगा और इस कैंसिलेशन प्रोसीडिंग में स्ट्राइक करना इलीगल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक लॉफुल स्ट्राइक के लिए जो खिड़की है वो बंद हो गई है। इसमें एक प्रोविजन और डाल दी गई है कि अगर मान लीजिए वर्कर मिलकर सोचे ठीक है हम स्ट्राइक तो नहीं करेंगे, हम छुट्टी ले लेते हैं, हम मास कैजुअल लीव ले लेते हैं, तो उसका भी इंतजाम इसमें कर दिया गया है कि अगर किसी उद्योग में 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज मास कैजुअल लीव ले लेते हैं, उसको भी इलीगल स्ट्राइक माना जाएगा। चाहे वो छुट्टी भरने को तैयार हो, अपने पैसे कटवाने को तैयार हो, लेकिन वो इलीगल स्ट्राइक जो है उसको माना जाएगा। और इलीगल स्ट्राइक को दोस्तों अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में डाला गया है। मतलब ये कि अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर इलीगल स्ट्राइक में शामिल होता है, किसी दूसरे वर्कर को शामिल होने के लिए बोलता है, उसके लिए चंदा देता है या उसके लिए चंदा इकट्ठा भी करता है, तो उसको सजा भी हो सकती है। और सजा जो है वो फाइन लग सकता है, पहली बात तो 10,000 रुपए से लेकर 50,000 तक, और उसको सजा भी हो सकती है जो कि 1 महीने तक जा सकती है। और ये दोनों काम भी हो सकते हैं, मतलब फाइन भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है। ऐसी हार्श प्रोविजंस इलीगल स्ट्राइक्स के लिए पहले नहीं थी, और इसको डाला भी इसीलिए गया है कि वर्कर्स जो है इकट्ठे होकर स्ट्राइक ना कर सके। अब दोस्तों रोजगार पक्का नहीं रहा है, स्ट्राइक वर्कर कर नहीं सकते हैं, यूनियन वर्कर बना नहीं सकते हैं। ऐसे में उनके पास एक रास्ता बचता था, वो था लेबर इंस्पेक्टर का, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का। लेबर इंस्पेक्टर को आप समझिए कि ये एम्प्लॉयज का इंस्पेक्टर होता है, एक तरह का पुलिस वाला हवलदार होता है जो उनके लिए काम करता है। इसके पास अगर कोई वर्कर जाए, कोई एम्प्लॉय जाए कि मेरी फैक्ट्री में, मेरे कारखाने में, मेरे उद्योग में एम्प्लॉयज के साथ कुछ गलत हो रहा है, या जो हमारा एम्प्लॉयर है वो कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके पास शिकायत लगाते थे। वो जाकर उद्योग में छापा मारता था, फाइन भी लगाता था और भी सजा देने का प्रोविजन भी था। लेकिन इन नए कानूनों के जरिए दोस्तों इंस्पेक्टर को अब बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया गया है। मतलब ये कि वो इंस्पेक्शन कम करेगा, फैसिलिटेट ज्यादा करेगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो जाके छापा मारने की जरूरत नहीं है, फाइन लगाने की जरूरत नहीं है। वो जाके एम्प्लॉयर को समझाएगा, देखो जी कानून ये कहता है, आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे कीजिए। अगर एम्प्लॉयर फिर भी नहीं मानेगा, तब भी वो उसको समझाएगी, क्योंकि जो फाइन लगाने के जो उसको पावर थी, जो अथॉरिटी थी, जो तुरंत जाकर छापा मारने की जो उसको अथॉरिटी थी, वो इन कानूनों के जरिए खत्म कर दिया गया है। उसने इन कानूनों के जरिए अब इंस्पेक्टर ने पहले एडवाइस देनी है एम्प्लॉयर को, उसको समझाना है। जो टफ पेनल्टीज हैं जो पहले लगाई जा सकती थी, वो बहुत सिवियर वायलेशन को लेकर ही लगाई जा सकती है। और हम जानते हैं दोस्तों, सिवियर वायलेशन तो बात की बात है, रूटीन में उद्योगों में, फैक्ट्रीज के अंदर सेफ्टी के और वेजेस रूल को लेकर जो है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पहले इंस्पेक्टर को पावर थी जाके छापा मारने की, वो पावर अब जो है इनसे खत्म कर दी गई है। खत्म ऐसे कर दी गई है कि अब जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी, वो डेजिग्नेट करेगी, वो बताएगी कि किस इंडस्ट्री में जाकर रैंडमली आपने जाकर कोई इंस्पेक्शन करनी है। अगर कोई लिस्ट नहीं है, अगर कुछ नहीं बताया गया है, तो कहीं पे नहीं जाना है, कहीं जाके इंस्पेक्शन नहीं करनी है, अपने ऑफिस में बैठना है। और इंस्पेक्शन का जो तरीका है उसको भी बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। इंस्पेक्शन का तरीका इस तरह डाइल्यूट किया गया है कि अब इंस्पेक्शन करने के लिए एक इंस्पेक्टर को उद्योग में, फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन करेगा। ऑनलाइन मेल कर देगा एम्प्लॉयर को कि भैया अपने रजिस्टर भेजो, अपना वेज का रजिस्टर भेजो, अपना अटेंडेंस का रजिस्टर भेजो, कुछ फोटोग्राफ्स खींच के भेजो, और वो भी ऑनलाइन जो है स्कैन करके इन डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है उनको ऑनलाइन भेज देगा। और हम जानते हैं कि ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो शेयरिंग है उसमें फोर्जरी के कितने ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो जहां पहले एक इंस्पेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए फ्री था, तो उसके हाथ बांध दिए गए हैं। इंस्पेक्शन अब वो फिजिकल जाके नहीं करेगा, ऑनलाइन इंस्पेक्शन करेगा। और अगर कोई एम्प्लॉयर गड़बड़ कर रहा होगा तो उसके ऊपर फाइन लगाने की बजाय उसको प्यार से समझाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम तीसरे चैप्टर पे अपने आज के। ये जो दोस्तों लेबर कानून लाए गए हैं, इनका सारे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को नुकसान होने जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है दोस्तों महिला एम्प्लॉयज को, वुमेन एम्प्लॉयज को। पूरी तरह से एंटी वुमेन है ये कानून। ये ऐसे कानून है जो जिसकी वजह से महिलाएं काम से बाहर हो जाएंगी, और उसका कारण सिर्फ एक है, वो है वुमेन को नाइट शिफ्ट में एंगेज कर देना। कुछ लोग बात कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बराबरी का समय है, आदमी और औरत तो दोनों बराबर हैं, तो जब आदमी रात को काम कर सकते हैं तो औरतें रात को काम क्यों नहीं कर सकती। तो दोस्तों ठीक है, बराबरी का हिसाब तो है, दोनों बराबर हैं, लेकिन इस बात से क्या आप इनकार कर पाएंगे कि हमारे यहां पर आज भी चाहे वुमेन को एम्प्लॉयमेंट में जाने की छूट दे दी गई है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी अभी भी वुमेन के ऊपर है। अपने बच्चे को पालना पोसना, अपने सास ससुर की सेवा करनी,
अपने पति की सेवा करनी, ये सारी जिम्मेदारियां अभी भी दोस्तों वुमेन के ऊपर भी है। जो बाहर करने की जो बाहर काम करने की जो आजादी दी गई है वो एडिशनल दी गई है कि ठीक है आप फ्री हो, आप बाहर जाके काम कर सकते हो, लेकिन वो एडिशनल है। आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो है घर का काम, घर का चूल्हा चौका। तो दोस्तों ऐसे में जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, वो लोग इस बात को समझते होंगे कि अगर आपने दिन में 10 घंटे भी काम किया है तो रात को आप 7 घंटे सोकर भी अगले दिन के लिए एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर नाइट शिफ्ट में आप 8 घंटे काम करते हैं तो अगले दिन 10 घंटे सो के भी आप एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। और जो मेल्स हैं उनको तो ये दो ही काम है, वो रात को फैक्ट्री में काम करेंगे, दिन में सोएंगे और आराम करेंगे। लेकिन दोस्तों वुमेन के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। वो रात को फैक्ट्री में काम करेगी, दिन में उसने अपने आप को रिचार्ज भी करना है, आराम भी करना है, अपने छोटे बच्चे को भी देखना है, अपने सास ससुर की सेवा भी करनी है, घर के सारे काम करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना बनाना, ये सारी जिम्मेदारियां एक वुमेन के ऊपर है। और अगर इन चीजों से कोई वुमेन हटने की कोशिश करेगी तो घर वाले दबाव डालना शुरू कर देंगे कि ठीक है फिर आप काम छोड़ दो, क्योंकि घर का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर घर वाले दबाव नहीं भी डालेंगे तो वुमेन परेशान होकर खुद ही काम छोड़ देंगी। नाइट शिफ्ट का असर जो है वो बहुत गलत पड़ने जा रहा है वुमेन वर्क फोर्स पे। कानून में कहा यह जा रहा है कि अगर वुमेन को नाइट शिफ्ट में लगाया जाएगा तो उनकी कंसेंट ली जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यूनियन खत्म कर दी गई है, नौकरियां कच्ची हैं, आज नौकरी चल रही है, कल का उसका पता नहीं है, कब बाहर लिस्ट लग जाए कि ये लोग नहीं आएंगे। ऐसे डर के माहौल में कंसेंट का क्या मतलब रह जाएगा? क्या ऐसे डर के माहौल में कोई फ्री कंसेंट कोई इंप्लॉयर किसी इंप्लॉय से ले सकता है? कंसेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह कहना है कि कल से आपने नाइट में आना है। अगर वुमन कहेगी सर मैं नहीं आ सकती हूं, फिर भी उसको आना ही पड़ेगा। तो कंसेंट या फ्री कंसेंट दोस्तों वहां होती है जहां पर दो लोग बराबरी के दर्जे पे खड़े हों। लेकिन इन कानूनों के जरिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो दर्जा था उसमें बहुत बड़ा गैप अब आ गया है। इन कानूनों का सारा बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिला है और सारा नुकसान एम्प्लॉयज को मिला है। एम्प्लॉयज बहुत कमजोर हो गए हैं और एम्प्लॉयर बहुत ताकतवर हो गए हैं। दूसरी बात अगर करें दोस्तों वुमेन एम्प्लॉयज के बारे में, तो सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है हमारे देश की वुमेन सेफ्टी को लेकर। दिन में भी हमारे देश में वुमेन जो है वो सेफ नहीं है। नाइट शिफ्ट में अगर वुमेन जाएगी उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? चाहे कानून में लिख दिया गया है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी रहेगी सेफ्टी, लेकिन लिख देने से काम नहीं बनेगा दोस्तों। गारंटी कहां है? बंगाल में जो इसी साल की बात है जो हादसा हुआ था वो सब हमारे सामने ही है। वो नाइट शिफ्ट करके ही वो जो डॉक्टर थी वो सोने गई थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों। कानून है एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके तहत किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को 6 महीने की छुट्टियां मिलती हैं जब वो प्रेगनेंसी के दौर में होती है, ताकि प्रेगनेंसी का टाइम आराम से निकल जाए और जो छोटा बच्चा है, जो बेबी है, उसकी भी नरिशमेंट बढ़िया हो जाए, उसकी जो रियरिंग है वो अच्छी हो जाए। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयर है अब वो फायदा उठाएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। अब क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट देना मैंडेटरी है, 6 महीने की छुट्टियां देनी है और उसके पैसे भी देने हैं। वुमेन काम तो नहीं करेगी लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। इससे बचने का इंतजाम जो है वो इन कानूनों के जरिए एम्प्लॉयर को मिल गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का फायदा उठाया जाएगा और जो टर्म है वो उसी हिसाब से रखी जाएगी कि जब मैटरनिटी बेनिफिट देने का वक्त आए तब तक उस वुमेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म है, वो खत्म हो जाए और उसको जाने के लिए कह दिया जाए। अब वो वुमेन घर तो बैठेगी लेकिन जो उसको बेनिफिट मिलना था कानून के जरिए, जो उसको तनख्वाह घर बैठ के मिलनी थी, वो उसको नहीं मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों चौथे चैप्टर पे हमारे, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, जिसका मैंने कहा था कि जो जेब में जाने वाला पैसा है वो अब कम होने जा रहा है। टेक होम सैलरी जो है दोस्तों कम हो जाएगी। कम वो ऐसे हो जाएगी कि इस नए कानून के जरिए ये कह दिया गया है कि जो टोटल आपकी सैलरी है महीने की, जो कॉस्ट टू कंपनी है, सीटीसी है, बेसिक जो है उस सीटीसी का 50% से कम नहीं होगा। अब होता क्या है कि जो हमारी जो कैलकुलेशन है सारी ईपीएफ की, ग्रेच्युटी की, वो सब बेसिक पर कैलकुलेट होती है। तो जब बेसिक का जो पोर्शन है वो 50% ऑफ सीटीसी से कम नहीं हो सकता, जो कि आमतौर पर 30 या 25 या 40% तक होता है आजकल, लेकिन अगर उसको बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा तो जो पीएफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन कटती है एक एम्प्लॉय की 12.5%, वो उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगी। तो उसकी जेब में जो पैसा आता था वो अब कम आएगा। हालांकि इसका एक अच्छा पक्ष ये भी है कि उतना ही प्रोपोर्शन जो है एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉय भी अपना हिस्सा देगा, एम्प्लॉयर भी अपना हिस्सा देगा, और जब लंबा टाइम निकल जाएगा तो ये जो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय की, जो उसको बाद में काम आएगी। ठीक है, बाद में तो उसके काम आएगी, लेकिन हमारे यहां पर दोस्तों तनख्वाहें इतनी कम है कि जरूरत तो पैसे की एक नए एम्प्लॉय को, यंग एम्प्लॉय को आज है। उसने घर का किराया देना है,
उसने अपने माँ बाप की जो इलाज है उसके लिए खर्चा करना है, उसने अपनी शादी भी करनी है। कोई अगर पुराना एम्प्लॉय है तो उसने अपने बच्चों की शादी करनी है, कोई लोन लिया हुआ है, घर के लिए लोन लिया है, गाड़ी के लिए लोन लिया, उसकी किस्तें जानी है। तो पैसे की जरूरत तो जेब में आज है। ऐसे में अगर फ्यूचर के लिए कोई पैसा इकट्ठा हो भी रहा है वो ठीक है, वो तब काम आएगा, लेकिन आज जो जेब में पैसा कम हो रहा है उसका बर्डन जो है वो भी एक एम्प्लॉय, एक वर्कर के ऊपर ही पड़ने जा रहा है। इसी के तहत ये भी कहा जा रहा है कि मैंडेटरी वे स्लिप दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और साथ में ये इस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर का दोस्तों फायदा क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर का फायदा तब तो था कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है, इसका मतलब वो नौकरी पे लग गया है, अब वो लंबा चलेगा। ठीक, एम्प्लॉयर जो उसको निकाल नहीं सकता, एम्प्लॉय कोर्ट जाके दिखा सकता है, देखो जी मैं यहाँ पे काम करता था, ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन अब वो कोर्ट में जाके क्या दिखाएगा? क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में तो लिखा हुआ है कि आपको 6 महीने के लिए रखा है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कि आपको साल के लिए रखा है। तो अगर साल बाद उसको निकाल भी दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट लेटर उसकी जेब में पड़ा है, उसका वो करेगा क्या? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भाई तुम्हें रखा ही साल के लिए था। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर का फायदा एम्प्लॉय को नहीं होने जा रहा है, एम्प्लॉयर को होने जा रहा है। कि कल को अगर एम्प्लॉय कहेगा कि मुझे निकाल दिया है, मुझे वापस रखो, तो इस अपॉइंटमेंट लेटर का फायदा जो है वो एम्प्लॉयर उठाएगा। वो दिखा देगा एम्प्लॉय को, देखो भाई लिखा है इसके अंदर 1 साल। वो दिखा देगा कोर्ट को कि देखिए जनाब लिखा है इसमें 1 साल के लिए रखा था। ऐसे में अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, उसको ज्यादा फायदा होगा, उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी एम्प्लॉय को रखा जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय नहीं है, उसको रेगुलर रखा गया है। तो अपॉइंटमेंट लेटर का जो हल्ला मचाया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर को ही होने जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेच्युटी की। एक बेनिफिट ये दिखाया जा रहा है इस कानून का कि अब ग्रेच्युटी जो है वो 1 साल की एम्प्लॉयमेंट के बाद ही मिल जाएगी। वो डाल दिया गया है इसमें कि जब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डाला है कि 1 साल काम करा सकते हैं, 2 साल करवा सकते हैं, तो ऐसे में जब भी वो टाइम पूरा होगा तो ग्रेच्युटी दे दी जाएगी। इसको भी बताया जा रहा है कि बहुत बढ़िया है, कोई बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक है। ये भी एम्प्लॉयज को नुकसान करने वाला है। इससे ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 एम्प्लॉयज को रखा गया है। एक को रखा गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 साल के लिए, एक को रखा गया है रेगुलर। दोनों की सैलरी 10,000 है। 1 साल के बाद इसका टेन्योर खत्म है, टेन्योर खत्म होने के बाद इसको दोबारा रख लिया गया है, सैलरी हो गई है 12,000। इसका भी इंक्रीमेंट लग गया है, इसकी भाई 12,000 हो गई है। तीसरे साल फिर इसको दोबारा रख लिया गया है, सैलरी हो गई है 14,000, इसको भी 14,000 सैलरी दे दी गई है। चौथे साल जो है इसका टेन्योर फिर से एक्सटेंड किया गया है, सैलरी कर दी गई है 16,000, इसकी भी 16 कर दी गई है। 5वें साल में दोस्तों मान लीजिए दोबारा से रख लिया गया है और सैलरी कर दी गई है 20,000 और इसकी भी सैलरी कर दी गई 20,000। अब आप देखिए कि जो हर साल जब इसका टेन्योर पूरा हुआ था तो पहले साल दोस्तों इस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगी 10,000 के हिसाब से 5,700 रुपए, दूसरे साल मिलेगी 12,000 के हिसाब से 6,900 रुपए, तीसरे साल मिलेगी 14,000 के हिसाब से 8,000 रुपए और चौथे साल मिलेगी 16,000 के हिसाब से 9,200 रुपए और 5वें साल मिलेगी 20,000 के हिसाब से 11,500 रुपए। इस सारे को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट बनेगा दोस्तों 41,500 रुपए जो टोटल इसके पास आया है। वहीं दूसरी तरफ जो रेगुलर एम्प्लॉय है तनख्वाह इसकी भी उतनी थी, जो इंक्रीमेंट इसको मिले इंक्रीमेंट इसको भी उतने मिले, लेकिन 5 साल बाद जब ये नौकरी छोड़ेगा इसको 20,000 के ऊपर जो इसकी जो ग्रेच्युटी है वो कैलकुलेट होगी और वो बनेगी 57,700 रुपए, करीब 18,000 रुपए ज्यादा इस फिक्स टर्म एम्प्लॉय के मुकाबले। तो ऐसे में जो शोर मचाया जा रहा है जी ग्रेच्युटी 1 साल बाद मिल जाएगी, असल में ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयज के लिए कम हो गया है। तो दोस्तों 4 मुख्य बातें मैंने आपको इन कानून की बताई जो घातक हैं एम्प्लॉयज के लिए। पहला तो ये कि अब आपकी नौकरी हमेशा के लिए कच्ची होने जा रही है, भूल जाइए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज अब देश में रह जाएगी। दूसरा, आपका यूनियन बनाने का जो राइट है वो इससे खत्म हो गया, वो इससे कमजोर हो गया है। तीसरा, जो वुमेन एम्प्लॉयज है सबसे ज्यादा घातक असर उन पे पड़ने जा रहा है, बड़ी गिनती में वुमेन जो है नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाएंगी अब। और चौथा दोस्तों, आपकी जेब के ऊपर जो असर पड़ने जा रहा है, आपकी जेब में जो हर महीने सैलरी आती थी वो कम हो जाएगी, आपकी ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। ये 4 घातक जो इंपैक्ट है इन लेबर लॉज के, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी गिनती को असर डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे
तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। अपने जो दूसरे एम्प्लॉइज फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, तो उनको शेयर कीजिए बड़ी गिनती में, ताकि इस बात का पता लगे कि इन 4 लेबर लॉज के जरिए कैसे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए नेगेटिवली बदल के रख दिया गया है। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।